हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, आज अपनी सीए फाउंडेशन की टारगेट सीरीज में हम पहुंच गए हैं आपके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर। यहाँ तक उम्मीद करता हूं कि जो पूरा का पूरा कंटेंट था, इंडिफरेंस कर्व, यूटिलिटी, डिमांड, आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर करा है। थ्योरी ऑफ सप्लाई भी आपका फर्स्ट क्लास तरीके से हुआ है। एंड यस, अगर आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीटली परफेक्ट वे में कंप्लीट करा है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि सेम फॉर्मूला है, ऑलमोस्ट सेम लॉजिक है। सिर्फ डिफरेंस रहेगा रिलेशनशिप का। प्राइस में डिमांड के साथ जहां नेगेटिव रिलेशन होता था, यहां पर हमें सप्लाई की तरह पॉजिटिव रिलेशन अप्लाई करना होगा, और न्यूमेरिकल भी लगभग सेम मैनर में। तो चलिए कंटेंट को शुरू करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर सीए फाउंडेशन टारगेट सीरीज। दोस्तों, जब हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की मीनिंग की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फॉलो करा था, दैट इज व्हाट डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन सप्लाई। ओके, हमारे सामने क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है? रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्ड। कि जो सप्लाई है वो कितना रिस्पॉन्ड कर रही है, अपने आप को कितना चेंज कर रही है, दैट इज व्हाट, उसकी वैल्यू, उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलेंगे। ओके, अब जैसा कि हम जानते हैं, हमने थ्योरी ऑफ सप्लाई में कवर करा कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। अब प्राइस अगर 10% से बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन 5% से, 10% से, 20% से, किस परसेंटेज से? तो वो जो परसेंटेज है कि प्राइस की वजह से जो चेंज आने वाला है आपकी सप्लाई में, उस चेंज को ही, उस चेंज के पैटर्न को ही हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। इसका एक और जो हम डेफिनेशन या इसका फॉर्मूला जो क्रिएट कर सकते हैं वो रहेगा आपका कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, ईएस से इसको सिंपली हम डिनोट करेंगे। इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या इसमें कोई भी डिफरेंस है? नहीं, ये एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है जो आपने यूज करा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड था, यहां अब क्वांटिटी सप्लाई है, क्योंकि अब सप्लाई के रेफरेंस में आप पढ़ रहे हो। और उसको अफेक्ट करने वाला जो भी फैक्टर होगा, जो कि सप्लाई में हमें सिर्फ प्राइस को पढ़ना है, उसकी परसेंटेज चेंज हम नीचे कंसिडर करके चलते हैं। ओके, सिमिलरली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, दूसरा फॉर्मूला जो इसका बनेगा, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ओके, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर उस माइनस का भी चक्कर नहीं है। यहां पर हम जो माइनस लगाते थे वो क्या होता था सर? वो सिंपल, हम जानते हैं कि हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में होता है, उसको प्रेजेंट करने के लिए शो होता था। सिमिलरली प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो दोनों में से अकॉर्डिंगली जो भी केस स्टडी हमारी बनेगी, जो भी न्यूमेरिकल हमारा बनेगा, उसके हिसाब से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे ही आइए एक दो न्यूमेरिकल जो है इसके देख लेते हैं। जैसे फॉर सिमिलर मैनर में होगा, आप डिमांड की प्रैक्टिस करो, सप्लाई के भी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो गए। क्वेश्चन करते हैं फिलहाल एक, जैसे मान लीजिए कि प्राइस ऑफ अ गुड, प्राइस ऑफ अ गुड राइज from rupees 12 to rupees 15, then its quantity supplied, also rise from 200 units to 240 units, 200 यूनिट्स टू 240 यूनिट्स। ओके जी, ये सिनेरियो आ गया। आपसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछ लिया, आपसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप क्या करें कि एक पर्टिकुलर जो आपकी टेबल है, न्यूमेरिकल के हिसाब से जो आपकी टेबल बनती है, उसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो प्राइस आ गया, इधर आ गया आपका क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस आपने लिखा 12 और इधर लिखा आपने 15। ओके, उसके बाद प्राइस आपका, क्वांटिटी आपकी यहां पर 200 से आपने लिखी 240। सिंपल टेबल जरूर बनाइए। टेबल बनाने से आपके जो क्वेश्चन के ठीक होने के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट पूरे हो जाते हैं। आपने फॉर्मूला लगाया,
सर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q। क्योंकि परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्वांटिटी का चेंज कितना बनता है सर 40। प्राइस का चेंज कितना बनता है सर ओनली ₹3। ठीक है, P पहले वाला प्राइस और Q पहले वाली क्वांटिटी। दैट्स इट। आपको इसको सॉल्व करना होगा। सर ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 5, सो 4/5, तो इसका मतलब आपका 0.8 इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बन जाएगी। दैट्स इट। इसमें साइन प्लस ही रहेगा, माइनस वाला चक्कर ही नहीं है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ES निकालना था। डेफिनेटली ऐसा भी केस हो सकता है कि जिसमें ES हमें ऑलरेडी गिवन हो और हमें इसमें से कोई रिस्पेक्टिव नंबर जो है उसको फाइंड आउट करना पड़े। तो वो कैसे करेंगे? चलिए इसको करते हैं, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड इज 1.25। ठीक है, ये अज्यूम नंबर हो गया। प्राइस राइज फ्रॉम ₹40 टू ₹45। ठीक है, ये वैल्यू हमारी यहां पे राइज हो जाती है। ठीक है, 40 माने इसको 48 कर लीजिए। चलिए 48 कर लीजिए, थोड़ा सा कंप्यूटेशन बेहतर हो जाएगी, बेहतर होगी इससे, हाँ हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आ गया। नहीं एक सेकंड, बेहतर तो अभी भी नहीं हुई। 20 आएगा तो वो हमारा बन जाए। नहीं ठीक है, ओके। फाइंड न्यू क्वांटिटी, फाइंड न्यू क्वांटिटी if initial is 500 units, if initial is 500 units। ओके जी, ये आपको क्वेश्चन दिया। तो सिमिलरली सबसे पहला स्टेप, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें अपना जो टेबल है वो तैयार करना है। प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस आपका 40 से 48 जैसा कि सिंपली बताया गया है। क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी हमसे पहले वाली इनिशियल क्वांटिटी हमें बताई गई है। ऑब्वियसली हमें न्यू वाली, ये वाली निकालनी है। ओके, सो नाउ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑलरेडी गिवन है 1.25। दैट्स द इंफॉर्मेशन। आइए, सो ES इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q। राइट, ये चीज आ गई। सिमिलरली वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.25 डेल्टा Q क्वांटिटी का चेंज। सर क्वांटिटी का चेंज हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहां पे दोनों वैल्यू गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको डेल्टा Q ही रहने दीजिए। डेल्टा P इसका चेंज आ गया। P मतलब पहले वाला प्राइस 40 और Q मतलब पहले वाली क्वांटिटी यानी कि 500। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमने सॉल्व करा, ये आ जाता है हमारा 5, ये हमारा आया 100। सो 1.25 इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन 100। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो डेल्टा Q आ जाता है 125। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, कई बार जल्दबाजी में हम इसको फाइनल आंसर समझ लेते हैं। ओके, हमसे ये नहीं पूछा क्वांटिटी कितने से चेंज हुई, हमसे न्यू क्वांटिटी पूछा है। ओके, ये 500 है तो ये कितना है, ये 125 नहीं है, आपने चेंज निकाला है। अब क्योंकि इस वाले केस में, इस वाले क्वेश्चन में प्राइस राइज हुआ है, प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन सर डिस्कस करा, सर पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी भी बढ़ी होगी। ओके, तो यहां पर न्यू क्वांटिटी आप क्या करेंगे, जो इनिशियल क्वांटिटी थी उसमें चेंज को ऐड कर देंगे। अगर प्राइस फॉल हुआ होता तो माइनस कर देते। सो 500 प्लस 125 इज इक्वल्स टू 625। ये दोस्तों हमारा आंसर बनेगा। ओके, तो इस तरीके से, और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है जो मैंने आपसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में रिक्वेस्ट करी थी कि इसके क्वेश्चंस अपनी तरफ से प्रैक्टिस करिएगा। मॉड्यूल से हेल्प ले सकते हैं, आपकी कोई भी रेफरेंस बुक होगी उससे कर सकते हैं। एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करिए। हाँ, अगर आपने डिमांड के काफी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। वो रिदम 5 से 10 क्वेश्चन में ही आपकी पूरी की पूरी बन जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट हेडिंग पर जाने से पहले आपको याद होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल करने के बाद हमने उसकी कई सारी कैटेगरीज को डिस्कस करा था। सर कैटेगरीज, हाँ जी, जैसे कि जब हम देखते हैं कि वैल्यू अभी जैसे न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करे, 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करे,
एक में ES 0.8 आया था जो हमने सॉल्व करा, दूसरे वाले में 1.25 ऑलरेडी था। तो अगर 0.5 आता है, अगर 0.8 आता है, अगर 1 आता है, अगर 2 आता है, तो उनको किन किन कैटेगरीज में रखा जाए, उसे हमने क्या नाम दिया था? डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सिमिलरली यहां पर भी डिग्रीज हैं, दैट इज डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, सेम मैनर में, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है। एक कैटेगरी रहेगी हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या रहेगी? परफेक्टली इनइलास्टिक। जब भी कभी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू 0 हो, उसे परफेक्टली इलास्टिक बोला जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक, खिंच ही नहीं रहा, चेंज ही नहीं हो रहा कुछ, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। ओके, एंड दैट इज द सिनेरियो ऑफ जब प्राइस, भाई जैसे मैंने आपको इलास्टिक का मतलब बनाया था, इलास्टिक का मतलब जो खिंच रहा है, दैट इज इलास्टिक। जो नहीं खिंच रहा वो इनइलास्टिक है। और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब सप्लाई बिल्कुल भी खिंचने को तैयार नहीं है, प्राइस में कुछ भी चेंज कर लो नहीं चेंज हो रही है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में प्राइस चेंज होने के बावजूद भी आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है बच्चे? कांस्टेंट रहती है। ओके, एंड इसको अगर आप न्यूमेरिकली देखना चाहो तो देखो ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब प्राइस में आप कुछ भी चेंज रख लो नीचे, मान लो 20%, लेकिन क्वांटिटी में तो जीरो ही होगा ना, क्वांटिटी में चेंज आपका कांस्टेंट है, जीरो रहेगा, तो वैल्यू आपकी हमेशा जीरो ही आएगी। ओके, सो दैट इज द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ऑब्वियसली इसका जो अपोजिट है सर वो क्या होगा? वो होगा हमारा सिंपल बिल्कुल, एंड दैट इज व्हाट? परफेक्टली इनइलास्टिक, सॉरी माफ कीजिएगा, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा, प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी अदर रीजंस की वजह से जो क्वांटिटी है वो चेंज होती हुई जा रही है। ओके, और इस सिचुएशन में, इस कैटेगरी में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपका इन्फिनिटी रहेगा। क्या रहेगा? इन्फिनिटी रहेगा। इनके बिल्कुल बीच की सिचुएशन, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक, दैट इज व्हाट? यूनिटरी इलास्टिक, या खाली यूनिटरी भी कह सकते हैं, जिसमें ES हमारा 1 के बराबर रहता है, क्योंकि जितना चेंज क्वांटिटी में होगा उतना ही चेंज आपको प्राइस में देखने को मिल रहा है। ओके, एंड सिमिलरली इन दोनों के बीच की सिचुएशन परफेक्टली इनइलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक 1, इसके बीच में रहती है इनइलास्टिक। जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 से तो ऑब्वियसली ज्यादा है, लेकिन 1 से कम रह जाती है। ऐसा कब होता है? जब क्वांटिटी का चेंज कम है और प्राइस का चेंज ज्यादा है। ओके, एक ये सिनेरियो, एंड सिमिलरली यहां पर आ जाता है इलास्टिक, एंड दैट इज द सिचुएशन जब ES 1 से ज्यादा हो जाती है। सर ये कब होगा? जब क्वांटिटी का चेंज आपका ज्यादा होगा प्राइस के चेंज से। ओके, ये आपकी कंडीशन, सिचुएशन जो है हमारे सामने आती है। दैट्स द सिनेरियो। ओके, तो न्यूमेरिकल इसके प्रैक्टिस करिएगा और अकॉर्डिंगली जैसे ही आपका आंसर आता है तो चेक करिएगा कि भाई कौन सी कैटेगरी है, क्योंकि कैटेगरी के बेस पर भी 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। हमने एक हेडिंग पढ़ी थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिमिलरली यहां पर भी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब जो सप्लाई है वो ज्यादा खींचेगी या कम खींचेगी या नहीं खींचेगी, ये सिचुएशंस पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर किसी फैक्टर में कुछ चेंज हुआ, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी बदलती है, उसकी वजह से हम सप्लाई को चेंज कर पा रहे हैं तो इलास्टिक हो गया, और सप्लाई को चेंज नहीं कर पा रहे तो इनइलास्टिक हो गया। दैट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, दैट डिपेंड अपॉन द फैक्टर। और वो क्या है? बड़ी सिंपल, जैसे देखें एक्सपेक्टेड कॉस्ट, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, हमारा क्या रहा है? एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन देन सप्लाई विल बी इन इलास्टिक। आप खुद सोचिए ना, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगातार बढ़ेगी, अगर खर्चा बढ़ रहा है लगातार, तो क्या हम ज्यादा प्रोडक्शन करना प्रेफर करेंगे? नहीं सर, अगर कॉस्ट लगातार बढ़ रही है तो हम ज्यादा प्रोडक्शन करने से बचेंगे। प्रोडक्शन करने से बचेंगे मतलब सप्लाई चेंज नहीं होगी, इसलिए सप्लाई क्या रहेगी? इनइलास्टिक रहेगी। ओके, नेचर ऑफ कमोडिटी आपका सिमिलर है जो हमने डिमांड में पढ़ा, इवन टाइम पीरियड भी। ठीक है,
अगर लग्जरी गुड्स होते हैं आपका तो उनकी डिमांड, उनकी सप्लाई इलास्टिक रहती है। अगर नॉर्मल गुड्स हैं उनकी सप्लाई आपकी इनइलास्टिक रहती है, सेम मैनर में। ठीक है, सेम मैनर में। टाइम पीरियड में भी अगर लॉन्ग पीरियड होता है, लंबे टाइम तक आपको सप्लाई को मैनेज करना है, तो उस सिचुएशन में इलास्टिक सप्लाई होगी, अदरवाइज शॉर्ट के लिए इनइलास्टिक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिल्क का सप्लायर है, कोई वेजिटेबल का सप्लायर है, कोई फ्रूट का सप्लायर है। वेजिटेबल मिल्क का देखते हैं। अब आप देखते होगे भाई, जैसे मिल्क है वो गायों से भैंसों से निकालकर एक शहर में सप्लाई करा जा रहा है। अचानक से पता चला कि प्राइस मार्केट में कम हो गए दूध के, तो क्या पीछे से सप्लाई रोकी जा सकती है? अरे भाई, गाय और जो आपका भैंस है उनको थोड़ी ना पता है कि प्राइस जो है आपके कम हो गए हैं, हमें कम दूध देना चाहिए ताकि सप्लाई कम हो सके। ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अब प्राइस चेंज हो इमीडिएट बेसिस पर, तो जो आपके ड्यूरेबल गुड्स हैं, शॉर्ट टर्म जिनकी सप्लाई होती है, उनकी सप्लाई मैनेज नहीं हो सकती, करना ही पड़ेगा। ओके, हाँ, उनकी सप्लाई लॉन्ग टर्म तक मैनेज हो सकती है, तो ठीक है, आज प्राइस कम हो गया, रोक दो, ब्लॉक कर दो, आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ेंगे तब अपना मार्जिन निकालेंगे। इस तरीके से मैनेज करा जाता है। रिस्क टेकिंग जो फर्म्स होते हैं उनकी बेसिकली अगर हम बात करें, इलास्टिक डिमांड होती है, क्योंकि रिस्क लेने को तैयार है, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन कम प्रोडक्शन, ये रिस्क लेने को तैयार है, दैट्स इलास्टिक डिमांड। ओके, सो दीज आर सम फैक्टर्स जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को दोस्तों अफेक्ट करते हैं। एग्जाम में ज्यादा डिमांड के आते हैं, बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, इतना कुछ इसमें जो डिटेल वाला पॉइंट है, मुश्किल वाला पॉइंट है, वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दोस्तों हम मार्केट इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट ऐड कर रहे हैं। दोस्तों, जब मैं मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो मार्केट इक्विलिब्रियम का सीधा सीधा लेन देन है प्राइस डिटर्मिनेशन को लेके। किसको लेके? प्राइस डिटर्मिनेशन को लेके। इसका मतलब यह है कि जब मुझे किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस डिसाइड करना है, मुझे मतलब कि भाई मार्केट में जैसे पेन है, ये पेन मान लीजिए 100 रुपए का बिकता है, ये कैलकुलेटर जो मान लीजिए आपका 500 रुपए का बिकता है, तो ये 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए किसी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है प्राइस डिटर्मिनेशन, जो मार्केट इक्विलिब्रियम के थ्रू एक्सप्लेन करा जाता है। ओके सर, ये प्राइस कौन डिसाइड करेगा? देखिए, प्राइस ऐसे डिसाइड नहीं होता कि मान लीजिए ये पेन है, इसको मैं बनाता हूं, इसको बनाने में कॉस्ट वगैरह सब कुछ मिला के 80 रुपए मेरे खर्च हुए, तो 20 रुपए इसमें ऐड कर देते हैं, मार्केट में 100 रुपए का बेच देते हैं। ऐसे नहीं होता। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में ऐसे होता था, लेकिन जब से आपकी मॉडर्न इकोनॉमिक्स आई है तब से ये वाला कंसेप्ट कंप्लीटली फेल हो गया है। भाई, आपने इसको मार्केट में 100 रुपए में बेच तो दिया, लेकिन कोई इसको 70 में नहीं खरीद रहा, 80 में नहीं खरीद रहा, फिर आप क्या करेंगे? ओके, तो मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का जो प्राइस है वो डिटरमाइन करती है डिमांड और सप्लाई। कौन डिटरमाइन करती है? डिमांड और सप्लाई। और बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए, इसका नॉर्मल बिहेवियर में, नॉर्मल प्राइस के बिहेवियर में इसका नेगेटिव रिलेशन होता है, हम जानते हैं, और सप्लाई का नॉर्मल रिलेशन होता है पॉजिटिव। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। सप्लाई, प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ी, प्राइस कम हुआ, सप्लाई कम हो गई। ओके, ये इंडिविजुअल बिहेवियर है। अब जब प्राइस डिटरमाइन करने की बात आती है तो एक सिंपलिस्टिक सा, सिंपल सा यहां पे डायग्राम हम बनाते हैं। 0xy, इधर आ जाता है आपका प्राइस, इधर आ जाता है आपका क्वांटिटी, ओनली क्वांटिटी। ये क्वांटिटी डिमांडेड भी हो गई, सप्लाई भी हो गई। ये आपका डिमांड कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व। और दोस्तों, जहां पर इंटरसेक्शन होता है, जहां पर इंटरसेक्शन होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम। और इस पॉइंट पर मान लीजिए मैं इसको ई पॉइंट का नाम दे देता हूं, तो ई पॉइंट पर जो ये प्राइस का लेवल डिटरमाइन हुआ है, जो पी डिटरमाइन हुआ है, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। और यही प्राइस होता है कमोडिटी का जो मार्केट में ट्रेड करता है कि कितने रुपए में कमोडिटी को खरीदा या बेचा गया है। और इस पर्टिकुलर लेवल पर जो क्वांटिटी हमारे सामने आती है, इसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो अगर भविष्य में, फ्यूचर में आपसे कोई भी पूछे कि भाई कमोडिटी का प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन होता है, तो बड़ी सिंपल सी बात होती है कि भाई कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये ट्रेडिशनल तरीका है, इस तरीके से कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन नहीं होता। हमें मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है वो कंसिडर करनी पड़ती है, हमें मार्केट में उस प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है वो कंसिडर करनी पड़ती है, और दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इक्विलिब्रियम हमें प्राइस बताता है। ओके, अब सवाल यहां पर एक और कि ये जो हमारा प्राइस है, जैसे हमने डायग्राम बनाया, इक्विलिब्रियम बनाया, और ये पर्टिकुलर पी लेवल पर प्राइस सेट हुआ,
तो क्या कभी ये चेंज हो सकता है कि मान लीजिए अज्यूम कर रहा हूं कि ये 10 रुपए था, तो ये 10 का 12, 10 का 15 या 10 का 8, 10 का 5 भी हो सकता है, हंच ही हो सकता है। ये डिमांड कर्व आपने बनाए, ये डिमांड कर्व थोड़े से आगे पीछे अगर चेंज हो तो इसमें भी चेंज आ जाएगा। कैसे वो चीज कैसे पॉसिबल है, आइए बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। अलग अलग केसेस इसके होते हैं, मैं आपको 3-4 समझाता हूं, बाकी आप एनालाइज कर सकते हैं। देखिए 0xy, इधर प्राइस हुआ और इधर क्वांटिटी। ओके, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये कमोडिटी का प्राइस है और ये कमोडिटी की क्वांटिटी है, दैट इज इक्विलिब्रियम ई। ओके, अब ये जो हमारे पर्टिकुलर डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व है, इनमें चेंजेस होते हैं। हमने चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई पढ़ा है। अब किसी रीजन की वजह से या तो डिमांड कर्व चेंज हो गया या सप्लाई कर्व चेंज हो गया, दोनों चेंज हो गए, दोनों भी चेंज हो सकते हैं। तो उसकी वजह से किसी एक के या दोनों के चेंज होने की वजह से प्राइस लेवल में भी चेंज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक नॉर्मल कमोडिटी है और नॉर्मल कमोडिटी के केस में प्राइस बढ़ गया, तो सॉरी माफ कीजिएगा, इनकम बढ़ गई। कि इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। सर इनकम बढ़ गई तो इनकम बढ़ने पर नॉर्मल केस में डिमांड भी बढ़ जाती है। भाई इनकम किसका डिटरमिनेंट है सर, इनकम किसका डिटरमिनेंट है सर, डिमांड का। तो डिमांड क्या हो जाएगी सर, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने के लिए हम डिमांड में राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं। नतीजा हमने क्या देखा कि सर नया इक्विलिब्रियम मिल गया, इवन, और ये बता रहा है कि मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई। सर आपने तो बोला था कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कम होगी। या तो डिमांड बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रहा है। दोस्तों वो रिलेशन जो डिमांड का और सप्लाई का इंडिविजुअल रिलेशन है, वो हमें सिर्फ तब पढ़ना है जब हम सिर्फ और सिर्फ या तो डिमांड की बात कर रहे हैं, सप्लाई की बात कर रहे हैं। जब मार्केट इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो वो कंसेप्ट धरा का धरा रह जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है यहां पे। ओके, दूसरी चीज, एक और केस देखते हैं। ये देखिए, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये इक्विलिब्रियम, प्राइस पी, क्वांटिटी क्यू, इक्विलिब्रियम। ओके सर, गवर्नमेंट ने जीएसटी कम कर दिया, गवर्नमेंट ने जीएसटी का रेट कम कर दिया। ओके, जीएसटी यानी कि टैक्स। सर टैक्स होता है गवर्नमेंट पॉलिसी का पार्ट, और गवर्नमेंट पॉलिसी डिमांड से रिलेटेड होती है, सप्लाई से। सर सप्लाई से मेनली, अगर हम अपने फैक्टर्स की बात करें जो हमने पढ़े, सर सप्लाई से। अब गवर्नमेंट ने अगर टैक्स रेट कम कर दिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बनाने का खर्चा कम, अरे ज्यादा बनाओ, अरे ज्यादा बनाओ, सप्लाई क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। नतीजा क्या देखा हमने, E1 पर कि मार्केट में कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है और सप्लाई मतलब क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है, जो खरीदी और बेचने वाली क्वांटिटी है। तो इस तरीके से दोस्तों इक्विलिब्रियम में चेंज आने के पूरे चांसेस होते हैं, दोनों में भी चेंज हो सकता है, कोई एक चेंज हो सकता है, और अलग अलग वेरियस कैटेगरीज जो है आप इसमें अराइज कर सकते हो। द क्रक्स इज कि जब कमोडिटी के प्राइस की बात हो रही है तो डिमांड और सप्लाई हमें दोनों को एनालाइज करना, किसी एक के भरोसे हम नहीं रह सकते। ओके, तो बहरहाल दोस्तों ये जर्नी थी हमारी पूरी डिमांड, सप्लाई और उसके मार्केट इक्विलिब्रियम की। उम्मीद करता हूं ये वाला सेक्शन अच्छे तरीके से कवर हुआ। एग्जाम में इस वाले सेक्शन से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इन चैप्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, बाकी टारगेट सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। हम मिलेंगे आपसे अब प्रोडक्शन के साथ। उससे पहले अगर आपको कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज टेक केयर।